बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और एक दुआ का सिलसिला हमने और भी शुरू किया है जिसमें हम हर रोज़ एक नेकी का पैगाम, एक अच्छी बात जो है वो आप तक पहुँचाते हैं, ताकि अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ का आगाज़ अल्लाह के पाक नाम से और ख़ूबसूरत दुआ से करना चाहिए। तो हम अपना पहला सेगमेंट शामिल करेंगे, एक दिन एक नेकी। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मैसेज ये है, देखना अपनी औलाद को बद्दुआ ना दिया करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुझे हदीस याद आ गई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ग़ालिबन रिवायत है, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखना अपने आप को बद्दुआ ना देना। ला तदउ अला अनफुसिकुम, अपने आप को बद्दुआ ना देना, अपनी औलाद को बद्दुआ ना देना। मेरे भाइयों, अक्सर मेरी बहनों की ज़बान से अक्सर निकल जाता है औलाद के बारे में, अपने बारे में, अल्लाह करे मैं मर ही जाती, मेरा बेटा मर जाता। मेरे नबी ने फरमाया ऐसा ना किया करो। बस औक़ात एक ऐसी घड़ी भी होती है जिसमें अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेते हैं, इसलिए इस किस्म के अल्फाज से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और इसी नेक दुआ के साथ हम बाकायदा आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। नाज़रीन, स्मॉग का इशू इतना बढ़ता जा रहा है कि दिन के औकात में भी अब वो हेज़ और जलने की स्मेल जो है वो महसूस की जा रही है। आंखों की बीमारियां, सांस की बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट से स्मॉग कंट्रोल नहीं हो रही है। लेकिन अगर कंट्रोल वो करना चाहें तो उसके लिए उनको एहसास होना चाहिए कि स्मॉग है। कुछ दिन पहले, आई थिंक 2 हफ्ते पहले, वज़ीर माहौलियात हमारे शो में आए इसमें, और उस वक्त अना शो कर रही थी और बाउ रिजवान स्टूडियो में मौजूद थे, और बड़े दावे से, बड़े कॉन्फिडेंट होकर वो ये कह रहे थे कि 2 साल से पंजाब और लाहौर में स्मॉग ज़ीरो है। पता नहीं कैसे इतने कॉन्फिडेंट के साथ वो इन तमाम मुहर्रिकात को इग्नोर कर देते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, इवन जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं और जो वेबसाइट्स लाहौर को आलूदा तरीन शहर कह रही हैं, वो तमाम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। उन्होंने कहा क्या था, आपको सुनवाते हैं। का दावा ये है कि पिछले 2 सालों से शहर में स्मॉग है ही नहीं। 1 सेकंड के लिए भी जी। पूरे पंजाब में 1 सेकंड के लिए भी पिछले 2 साल से स्मॉग नहीं हुई। ठीक है। बेसिकली स्मॉग इज द मिक्सचर ऑफ फॉग एंड स्मोक। और अगर पिछले 2 साल में फॉग नहीं हुई तो स्मॉग का एग्जिस्ट होना बिल्कुल नामुमकिन है। 1 सेकंड के लिए भी स्मॉग नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि फॉग नहीं हुई पिछले 2 साल से। पता नहीं कहाँ, कौन से शहर पे रहते हैं। मुझे तो याद है लास्ट ईयर भी ऑफिस आते आते, मैं चूँकि अर्ली निकलना होता था, तो इतनी फॉग होती थी, और अभी स्मॉग भी इतनी ज़्यादा है। आई डोंट नो, शायद ये अपने शीशे वाले कमरों में बैठकर सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो ऊपर तक पहुंचा देते हैं जब इनका कोई तदारुक नहीं हो पाता है। तभी जब अगर स्मॉग नहीं है और हम जब SOPs की बात करते हैं, भट्टे के ऊपर जाकर छापे मारने की बात करते हैं, या सनती सेक्टर सील करने की बात करते हैं, या एक बड़ी तादाद गाड़ियों की चालान किए गए धुआं छोड़ रही हैं और स्मॉग में इजाफा हो रहा है, वज़ीर माहौलियात को ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इंडिकेटर्स का अगर जिक्र करें तो कल जो है वो 360 रिकॉर्ड किया गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स, और आज जो है वो 328 रिकॉर्ड किया गया है। हमारे साथ स्टूडियो में सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। भट्ट साहब, आप बड़ा हंस रहे थे जब आपने वज़ीर माहौलियात की बात सुनी। कहाँ, कौन लोग हैं ये, कहाँ रहते हैं ये? वो मैं इसलिए हंस रहा था कि वो कह रहे थे कि 2 सालों से उनको स्मोक नहीं हुई है। 1 सेकंड के लिए? 1 सेकंड। वो ऐसे ही है जिस तरह की हुकूमत की कारकर्दगी है। तो गुज़िश्ता 3 सालों में कारकर्दगी जो है वो 0+0 है, तो ऐसे उनको स्मोक भी जो है वो नज़र नहीं आनी। कैसे नज़र आएगी, आप मुझे बताइए। अभी मैं आया था तो टिकर्स चल रहे थे कि जी एंटी स्मोक सेल बना दिया गया, यानी कि दिहाड़ी का एक नया जो आप कह लें कि चक्कर खोल दिया गया है। अब वो एंटी स्क्वाड के अंदर जो शामिल होंगे, अभी ये मेरे साथ चलें,
رائیون روڈ پہ چلتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہاں پہ، بلکہ ان کے اپنے جو LWMC کے لوگ ہیں وہ کوڑا وہاں پہ جلا رہے ہوتے ہیں، فصلیں کی باقیات تو دوسری طرف کوڑا جلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ جیل روڈ پہ چلے جائیے، جیل روڈ پہ جو آپ کا خواتین کا کالج ہے وہاں پہ وہ اندر کوڑا جلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ باہر نہیں جائیں، میں شہر کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوا نہیں چلتی ہے چونکہ، اس لیے یہ وہی پولوشن ہے جو نارملی یہاں رہتی بھی ہے۔ اور آپ جیسے ذکر کر رہے ہیں نا، آج وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا بیان ہے کہ اسموگ SOPs پر کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر انہی کے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اسموگ نہیں ہے تو پھر کون سی کوتاہی اور کون سے اقدامات؟ میں نے تو آپ کو بتایا، دیکھیں جس طرح حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے تو اس طریقے سے ان کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اور آپ شیشے کے کمروں کی بات کری تھی، وہ شیشے کے کمروں کے اوپر نا انہوں نے بلیک کلر کے بلائنڈرز لگائے ہوئے ہیں، وہاں سے نظر کچھ نہیں آتا، نہ ان کو غربت نظر آتی ہے، نہ ان کو مہنگائی نظر آتی ہے، نہ ان کو اسموگ نظر آتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں اگر عوام کی نمائندگی کریں گے تو پھر ہو گئے ایشوز کا حل ہو گیا اور ہو گئی عوام کی ترقی۔ بہرحال اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے اور ہمیں اپنی ٹاپ سٹوریز کی طرف بھی چلنا ہے، اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا سٹوریز آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ شامل کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز، اور آج کی ڈیلی سٹی 42 کی جو لیڈ سٹوری ہے وہ ہے جی ڈالر کے ریٹ میں مزید اضافہ ہو گیا اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ کھڑا ہے۔ حکومت، اپوزیشن سمیت تمام سٹیک ہولڈرز خاموش ہیں۔ ضمنی الیکشن حلقہ NA 133 PTI میدان سے آؤٹ۔ یونین کاؤنسلز کے فنڈز بند، UC چیئرمین پنجاب حکومت سے نالاں۔ اور میو ہسپتال میں CT اسکین مشین 2 سال سے خراب ہونے کا انکشاف، زیر علاج مریض پرائیویٹ لیب جانے پر مجبور۔ یہ تھی ہماری ٹاپ سٹوریز، ان کو ہم ڈسکس کریں گے قذافی بٹ صاحب سے۔ بٹ صاحب، ڈالر کا ریٹ مسلسل اوپر جا رہا ہے اور آپ دیکھیے کہ تاریخ کی ایک نئی بلندی پر جو ہے وہ ڈالر پہنچ گیا ہے، 178 روپے ریکارڈ کیا گیا۔ اس کا مطلب ڈبل سینچری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بالکل ڈبل سینچری ہوگی، بلکہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر یہ ریکارڈ جائے گا کہ سب سے زیادہ ڈالر کی پرائس جو ہے، ابھی تک میرے خیال میں اس کا نہیں گیا، لیکن اس کا آئی تھنک سو کہ اس کا بھی اس کی کیٹیگری ہونی چاہیے، اس کی کیٹیگری ہونی چاہیے۔ ڈالر جا رہا ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، روپیہ آپ کا نیچے آ رہا ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی آپ سے کنٹرول کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن میں ویسے نہ پرائم منسٹر کو داد دوں گا، ایمانداری والی بات ہے، بڑا اس نے حوصلہ جگرا نکالا کہ سکرین پر آ کے عوام سے خطاب کر کے اس نے کہا کہ میں پیٹرول بڑھا رہا ہوں اور مزید بڑھانا پڑے گا۔ ایسا پرائم منسٹر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن کم از کم اس نے جھوٹی تسلی تو نہیں نہ دی، آپ کو جھوٹی تسلی تو نہیں دی نا، اس نے اعلان اعلان کیا کریں، اس پر تالیاں بجائیں، خوش ہو جائیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ گزارا تو نہیں ہو رہا ہے۔ بٹ صاحب، مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر کی پرائس بڑھنے پر جو شور مچاتے ہیں اور پھر ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ڈالر لے کر رکھے ہوئے ہیں، تو بٹ صاحب پلیز ان کو ذرا سمجھائیں کہ ڈالر کی قیمت جب بڑھتی ہے تو پھر مہنگائی میں کیسے مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ سیمل، ان کو اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ ان کے گھر کا جو کچن ہے وہ چل رہا ہے، فرق پڑ رہا ہے آپ کو، مجھے، یہاں پہ جو میرے کیمرہ مین دوست ہیں، جو باہر ڈرائیورز ہیں، جو سیلری پرسنڈ ہیں، ان کو فرق پڑ رہا ہے۔ کل فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس میں میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے کہتے جی تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں طبقات کے پیسوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور مہنگائی پوری دنیا کا ایشو ہے اس وقت۔ بھائی باہر اگر مہنگائی ہے تو سیمل آپ جانتی ہیں وہاں پہ جو بے روزگار ہیں یا جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جن کو کوئی پرابلمز ہے، تو گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے، ایسے ہی ہے جی، گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس کے جواب میں وہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس بھی تو احساس پروگرام ہے تھا، ہم نے بھی تو چلایا تھا۔ میں نہ انہوں پنجابی چ کہنے نے گھگو پروگرام آیا سی، میں کون سا پروگرام، کس کو پیسے دیے؟ 1000 روپے سے آپ مجھے بتائیے کسی ایک گھر کا کچن چلتا ہے؟ 1000 روپے میں کیا آتا ہے؟ ایک دن کا کھانا بھی نہیں آپ کا آتا، 3 وقت کی روٹی بھی 1000 روپے سے پوری نہیں ہوتی ہے۔ سیمل، یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ تبدیلی ہے نا، تو تبدیلی انہوں نے ایسے ہی دکھانی ہے نا۔ ہوائیں کہاں سے چلیں گی، کدھر سے آئیں گی؟ دیکھیں ہوا بھی بند ہے، بارش بھی کوئی نہیں ہے، ڈالر رینج کر کے جا رہے ہیں، ان کو کوئی چیز نظر نہیں آنی۔ ان کی آنکھوں کے اوپر بلیک کلر کا چشمہ لگا ہوا جس کے اندر سے سب اچھا دکھے گا، یعنی کہ جب باہر سے دکھے گا ہی کچھ نہیں تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ اور وہی رپورٹ اوپر جائے گی اور اسی پر عمل درآمد بھی ہوگا۔ بٹ صاحب، ایک 178 جو اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریکارڈ کیا گیا ہے اور مسلسل اونچی اڑان جاری ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے،
اس کا مطلب ہے کہ 15 تاریخ کو ایک بار پھر دھماکہ ہونے جا رہا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں. ایکسپیکٹڈ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ ڈالر اوپر جا رہا ہے. پھر مہنگائی کی شرح کا اگر ذکر کریں تو وہ بھی 17.37% ہو گئی ہے. کیا نکالنا چاہ رہے ہیں یہ عوام سے؟ یہ عوام کی جو چھوٹی سی جان باقی رہے گی نا، جو یہاں پہ شاید اٹکی ہوئی ہے، یہ اس کو بھی کھینچ کے نکالنا چاہ رہے ہیں. میں پہلے بھی کہا تھا یہ حکومت کفن چور حکومت ہے. یہ آپ سے کفن بھی چھین لیں گے، بغیر کفن کے آپ کو دفن کریں گے. یہ اس ڈگر کے اوپر جا رہے ہیں. ڈالر ڈیفینیٹلی اوپر جائے گا. آپ کو پیٹرول بڑھانا پڑے گا. پیٹرول بڑھے گا تو آپ کی باقی مہنگائی بھی بڑھے گی. پرائم منسٹر نے بڑے آرام سے 6 ماہ بس ہمارے مشکل کے ہیں. اور یار 3 سالہ تو ایسی سننے پہ ہیں. 100 دن 6 مہینے میرے کنہ میں شاید دانے نکل آئے ہوں گے، اور بلکہ درد ہوندی پئی ہے گل سن کے نا. یار کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو ٹرک دی بتی پیچھے لا دیندے نے؟ اس تو بعد کہتے ہیں بس ٹرک دی بتی نو نا دھند دے وچ تسی اینو ویکھدے رہو، اینو پھڑنا ہے. نہ وہ ٹرک کی بتی پکڑی جائے گی، نہ ڈالر نیچے آئے گا، نہ مہنگائی کم ہوگی. یہ حکومت جو ہے آرام سے انہوں نے بیگ اٹھانے اپنے، اور ہر بندے کے پاس تو ڈیول نیشنل شپ ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بیگ اٹھانا ہے، اٹھا کے جن سے وہ خیر سے برطانیہ چلے جانا ہے. فواد چوہدری صاحب نے بھی کیا بات نکل کر جانا رہے ہے. ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب تو بہت ایماندار ہیں، وہ تو نہ کرپشن کر رہے ہیں نہ بے ضابطگیاں کر سر رہے ہیں. اے دیکھو، اے معافی لے لو، اے ایماندار پرائم منسٹر جڑا ہے گا نا، اے کسی ہور نو دے دو، سانو نہیں چاہیے ہے پرائم ہینڈسم بھی منسٹر. ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہینڈسم پرائم منسٹر ہے تو سارے مسائل برداشت کریں. بہرحال جی، ڈالر کے دھماکے مسلسل جاری ہیں جس سے مہنگائی کے زلزلے آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا اس پر ہم بات کریں. ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر قیس اسلم موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب 178 حد ہو گئی اور مسلسل یہ اوپر جا رہا ہے، ابھی اس کی گراوٹ نظر نہیں آ رہی. ہاں گر جو رہا ہے وہ ہمارا روپیہ ہے، اور مہنگائی کی شرح اوپر جا رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے ملکی معیشت کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تینوں باتیں امپورٹنٹ ہیں سمجھنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومی کی بیسس ہے وہ بہت فرٹائل ہے. ہماری نہ تو زمین پروڈکٹیو ہے، نہ مزدور پروڈکٹیو ہے، نہ مینیجرز اور انٹرپرینورز پروڈکٹیو ہے، نہ ہمارے پاس مشینیں ہیں، نہ ہمارے پاس ہیں، نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. تو ہم جب بہت کم چیزیں پروڈیوس کریں گے اور بہت کم چیزیں، ہم نے صرف رائس اور ٹیکسٹائل کے مختلف پروڈکٹ آرٹ پروڈکٹس ہیں جس میں ہم ڈالر خرید رہے ہیں، اور یہ 1% ورلڈ ٹریڈ کا بنتا ہے. ہم تیل بھی خرید رہے ہیں، ہم مصروفی تیل بھی خرید رہے ہیں، اناج بھی خرید رہے ہیں، چینی بھی خرید رہے ہیں، لگژری کاریں بھی خرید رہے ہیں، جہاز بھی خرید رہے ہیں، دالیں بھی خرید رہے ہیں. تو پھر مہنگائی تو ہوگی، مگر جہاں تک ڈالر کا قلت ہے وہ صرف اس سے جڑا نہیں ہوا. وہ فری فلوٹ جو آپ نے کر دیا اور جو اسپیکولیٹرز ہیں وہ بے شک آپ کی مرضی سے ہوں یا آپ کی مرضی کے بغیر ہوں، وہ ڈالر خریدے جا رہے ہیں. بلیک منی بھی ڈالر خریدے جا رہی ہے، نان گورنمنٹ بھی ڈالر خریدے جا رہی ہے. تو جو پیسے آنے تھے IMF سے وہ بھی نہیں آئے، جو پیسے آنے تھے سعودی عرب سے وہ بھی نہیں آئے. تو اکانومی میں 27 بلین سے کم ہو کے 17 بلین سے آپ کا آ گئے ہیں ریزروز. آپ پھینکے جا رہے ہیں ڈالر اور خریدے جا رہے ہیں. تو جب تک آپ کیپ نہیں کریں گے تو ورلڈ بینک تو یہ کہہ رہا ہے کہ 183 پہ جائے گا. اچھا 183 پر جائے گا. ڈاکٹر صاحب کہیں پر اس کو فل سٹاپ لگنے کے امکانات ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا سب ڈالر خریدے جا رہے ہیں جس کی کیپیسٹی ہے. جی مہنگائی کے جو آپ کہہ رہی ہیں وہ تو دونوں چیزیں. گورنمنٹ نے اپنا کون سا ٹیکس کم کیا ہے؟ کس چیز پہ ٹیکس کم کیا ہے؟ گورنمنٹ اگر مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سیریس ہو تو وہ اپنے یہ خوردنی چیزوں پہ، عام چیزوں پہ اپنا سیل ٹیکس کم کرے، اپنا ہولڈنگ ٹیکس کم کرے، لوگوں کو ریسپائٹ تو اس طرح ملتی ہے. وہ گورنمنٹ نے نہیں کم کیا. خود تو گورنمنٹ کے امپلائیز بھی، منسٹرز بھی مفت کاریں، مفت گھر، مفت پیٹرول بجلی لیتے ہیں. اور دنیا کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی مہنگائی ہو گئی ہوگی مگر ان سے پر کیپٹا انکم ہم سے بہت زیادہ ہیں. 20,000 روپے روز کے امریکہ کا پر کیپٹا انکم ہے، 2,000 روپے روز کے انڈیا کا پر کیپٹا انکم ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور یہ جو آپ ابھی کمپیریزن کر رہے ہیں نا، یہ سب سے بڑی بات ہے. پر کیپٹا انکم جو ہے پاکستان میں کتنی ہے اور پوری دنیا میں کتنی ہے.
बिल्कुल सही कह रहे एक हैं। तरफ आपके पास अमीर से अमीर हो रहे हैं, इसी पैसे से पैसे बन रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब से गरीब हो रहे हैं। मिडिल क्लास किस तरह है इसके अंदर? जी। कहीं ना कहीं सेंसिबल पॉलिसी गवर्नमेंट को लानी कहीं ना पड़ेगी। कहीं सेंसिबल पॉलिसी लानी पड़ेगी। डॉक्टर केएस, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और सही बात है कि गवर्नमेंट को सोचना होगा कि आवाम को रिलीफ देना है या नहीं, लेकिन यहाँ तो ये होता है महंगाई का नोटिस लिया जाता है, अगले दिन महंगाई और बढ़ जाती है। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। पूछ रहे थे साइकिलें ले ली हैं कि नहीं ले ली हैं, तो बट साहब आप स्मोक की वजह से कह रहे थे या पेट्रोल की वजह से कह रहे थे? मैं पेट्रोल की वजह से कह तो रहा आपको था। लग रहा है ये भी पेट्रोल की बचत कर रहे हैं? पेट्रोल की बचत इन्होंने क्या करनी है, ये कैमरा सेशन कर रहे हैं भाई, यहाँ तो फिर रेगुलर हो जाए आप, ये ड्रामेबाजी ना करें यार। आप ड्रामेबाजी जो लेकिन एक करते हैं मैसेज तो जाता है सर, मैसेज क्या, मुझे आप बताइए, एक दिन अगर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर सब इस चीज के नहीं ऊपर अमल पड़ेगा। पैरा होंगे तो बहुत फर्क मैं पड़ेगा। आपको बताऊं, नहीं मेरा तो पूरा 1000 का पेट्रोल बच जाएगा अगर मैं एक दिन गाड़ी पेट्रोल बचेगा, ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमारी जेब बच जाएगी, लेकिन स्मोक कम नहीं होगी। हाँ। रीजन ये है कि आपने इसके तदारुक के लिए जो आपको इकदामात उठा लेने चाहिए थे वो आपने नहीं उठाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट साहब आगे बढ़ेंगे जी, अगली खबर की तरफ चलेंगे। बहुत से ऐसे इकदामात हैं जो आप, इंटेंशंस आपकी कुछ और होती हैं, रिजल्ट कुछ और आता है, लेकिन अंदर खाते आप चाहते भी वही हैं कि ये हो। और ये बहुत से हल्के अब कहना शुरू हो गए हैं कि एन 133 की जो कल फहरिस्त जारी हुई उसमें हुकूमती जमात आउट है और वो जानबूझकर आउट हुई। ये बयानिया बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है। बट साहब वो जितना मर्जी डिनाई कर लें, एन 133 की जो फहरिस्त जारी की गई पीटीआई के उम्मीदवार नहीं है उसमें। देखिए, मैंने पहले भी कहा था पिछले प्रोग्राम में कि ये खुद इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं जल्दी बता दूं। जी जी। एक तो ये कि जब ये टिकट लेने के लिए गए, ये अपनी क़यादत को साथ नहीं लेके गए। बुनियादी तौर पर यह था कि जी मैं शो करा कि जी देखो जी मैं कुर्बानी देने वास्ते तैयार हाँ, सानू पता इलेक्शन नहीं जीतना है, चल सानू टिकट दे दो। हालांकि इससे पहले ये परवेज़ मलिक साहब के मुकाबले में दूसरे हल्के से इलेक्शन लड़ चुके हैं। दूसरी चीज़, और आप हार गए थे। जी एग्जैक्टली। दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन में जब आप कागजात जमा करवाते हैं तो 5 कागजात आप जमा करवा सकते हैं, ताकि अगर एक कागज किसी वजह से मुस्तरद हो जाए तो दूसरे या तीसरे चौथे तो बड़ी अंडरस्टैंडेबल बात है। एक ही कागज जमा करवाया और वही रिजेक्ट हो गया। वही रिजेक्ट हो गया। एक ऐसे बंदे से जो पहले इलेक्शन लड़ चुका हो, उसकी जानिब से एक कागज जमा करवाना, देखें ये क्वेश्चन मार्क है। तीसरी चीज, इन्होंने पार्टी दफ्तर खोलने के लिए ये पीको रोड के ऊपर ऑफिस लिया, 16 लाख का चेक दिया, 16 लाख का चेक बाउंस हो गया। आप पढ़ता जाती हैसियत का चेक था। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चीमा साहब की जो फैमिली है माशाल्लाह बड़ी बहुत जबरदस्त, बड़ी अच्छी फैमिली है, यानी कि पैसों का इशू नहीं है। आपने वो कर करा के दे दिया, लेकिन इंडिकेशंस क्या आ रही हैं? तीसरी चीज़, आप हल्के में चले गए क्या कहते हैं कैंपेन करने के लिए, क़यादत को आप साथ नहीं लेके गए। अच्छा, आप जो क़यादत से आपकी क्या मुराद है? पीटीआई सेंट्रल पंजाब की क़यादत। ठीक है। अब वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए, अब दरमियान में जो असल इशू था वो इशू ये था कि वहाँ पे जो सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप है, उनके जो एक करीबी अजीज हैं वो इलेक्शन लड़ना नाम ले लें, एजाज चौधरी साहब की बात कर रहे हैं आप, क्यों इतनी ढकी चुकी अल्फाज में बात कर रहे हैं? पीटीआई के इख्तलाफात तो आपको पता है सालों से आपस में ग्रुपिज्म, दड़ेबंदी, ये तो बड़े अरसे से चला आ रहा है और वो तो खुलकर इसका इजहार भी करते हैं, तो आप क्यों पर्दा मैं जरा थोड़ा सा हाथ हौला रहना है कि जरा हाथ हौला ही रहे तो ठीक है। चले बहरहाल आपने, अच्छा, एजाज चौधरी साहब खुश नहीं थे? बिल्कुल, वो इससे खुश नहीं थे। चीमा साहब जो हैं वो इस हल्के से लड़े, इलेक्शन लड़े। और देखें, जब ये वहां पर गए टिकट लेने के लिए तो ये एजाज चौधरी साहब को लेके नहीं गए, फिर एजाज चौधरी साहब को बुलवाया गया कि इन्होंने टिकट देती है, उन्होंने सपोर्ट करो, फिर तुसी वापस आके जड़ा फिर नहीं उन्होंने तुसी नाल लेता। यानी कि बुनियादी तौर पर आप पहले दिन से ही सीरियस नहीं थे इस इलेक्शन के लिए। आपने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ये प्रेजेंट करना था कि सर, यस सर, असी कुर्बानी वास्ते तैयार है, जो मर्जी हो जाए। लेकिन बट साहब ये भी तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया है कि ये हल्का नून लीग का है। परवेज मलिक साहब ने जितना यहाँ पर काम किया, या जितने लोग उनसे मोहब्बत करते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अब उन्हीं की फैमिली से शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, जो खवातीन विंग को बड़े अरसे से चला रही हैं मुस्लिम लीग नून के, तो ये तो गाड़ी नून लीग का था। ऐसा तो नहीं है कि मैदान छोड़ के भाग गए हैं कि हम नहीं जीत सकते थे। देखिए, मैदान तो छोड़ना ही छोड़ना था, ये मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ। वो समटाइम फिर इल्ज़ाम लग जाता है तुसी नून लीगी हो। भाई मैं नून लीगिया नहीं हूँ, लेकिन ये लिखी हुई तहरीर है कि जनाब लाहौर जो है वो नून लीग का है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। लाहौर ही नहीं, जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उसमें
अक्सर हम ये कहते हैं ना कि हुकूमत वक्त जो है वो सीट निकाल जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आप सिंध की भी बात कर लें, पंजाब के भी आप सियालकोट इलेक्शन देख लें, नौशहरा इलेक्शन मतलब KPK में भी देख लें, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता आवाम की कम होती जा रही है। देखें जो कुछ गवर्नमेंट कर चुकी है इस वक्त महंगाई के नाम के ऊपर, आप मुझे बताएं किस तरीके से कोई शऊर रखने वाला, बल्कि जिसके पास, यानी कि आप ये कह लें कि जो कम तालीम याफ्ता लोग भी हैं, अब वो इस वक्त मैं सुनवा नहीं सकता आपको, मैं वो खातून का वो शॉर्ट सुनवाता जो हमारे C21 के ऊपर चला कि वो खातून किस तरीके से बदुआएं दे रही हैं इस हुकूमत को, बूढ़ी खातून है। ये तो आप क्या तवक्को रखती हैं कि आपको इनको लगता है वोट मिल आपकी ये जाते हैं? बात मानेंगे? हम तो यहाँ पर एडिटिंग थक जाते हैं, लोगों की बददुआएं, लोगों की गालियां निकाल निकाल के थक जाते हैं, फिर भी हम पर इल्जाम लगता है कि मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि एंकर माइक लेके निकल जाते हैं और एक खास तरह का प्रोपेगेंडा प्रमोट कर रहे होते हैं। अच्छा एंकर नहीं जानता ना, तुसी जाओ मैं जावा, और उनको सिर्फ कैमरामैन ले जावे, किसी एक चौक में खड़े हो जाए, खुद बात कर लें। ये तो करेंगे नहीं ना। अवाम में टीवी पर बैठकर खिताब करना या टीवी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना आसान होता है, अवाम में जाकर उनको जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है। चले कोई बात नहीं जी, हमने अगर आप अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं इन ऑफिसेज में, तो हमारा काम है उन इश्यूज को हाईलाइट करना जिनको कभी अगर आपकी नजर पड़ जाए एड्रेस कर लें आप और अवाम के लिए रिलीफ अनाउंस कर दें तो बड़ी बात है। फिलहाल जी NA 133 का इलेक्शन जो है वो अब बड़ा क्लियर नजर आ रहा है क्योंकि PTI आउट है और नून लीग का गढ़ है ये, तो उम्मीदें और चांसेस यही है कि नून लीग दोबारा अपनी ये सीट मेंटेन रखेगी और जीत जाएगी। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब भी महंगाई का नारा लगाया जाता है कि हुकूमत टैक्सेस ले रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में या बाकी चीज़ों के लिए जितने भी चार्जेस लगाए जाते हैं, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि आवाम को फलाह बहबूद के लिए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, कुछ डेवलपमेंट होगी, चाहे वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो। लेकिन बट साहब यहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, टैक्सेस भी हैं, महंगाई भी है, और जो आपके पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनकी सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि परेशान हो जाते हैं। CT स्कैन मशीन खराब है जी 2 साल से और किसी को कुछ पता नहीं है। मेयो हस्पताल की हम जिक्र कर रहे हैं। देखो ला छितर लवे ना अल्लाह दी कसमें, और उस तो बाद शुरू हुई धड़ल धड़ल। भाई जो हॉस्पिटल की इंतजामिया है, आप मुझे बताएं क्या उसको नहीं पता कि 2 साल, अच्छा आप उनसे बात करें, इंतजामिया होनी भी तो चाहिए, मुस्तकिल MSc तैनात नहीं होता है जी, चलो किसी जो को भी इख्तियारात ही नहीं दिए जाते हैं। आप उनसे भी पूछेंगी ना, वो आगे से पता क्या करेंगे, अब लिख के भेज दिया हुआ जी, वो अब नहीं इंप्लीमेंट हो रहा तो क्या करें। CT स्कैन मशीन खराब होने का मतलब है कि आपके जो पेशेंट आ रहा है वो आसे पासे दुआले जड़ियाँ CT स्कैन मशीन बाहर लगी हैं, उठ जाकर टेस्ट करो। और आप कहते हैं CT स्कैन मशीन का टेस्ट कितने का होता है? हजारों रुपए का टेस्ट है। 8,000 से शुरू होकर 16-17 हज़ार रुपए इससे भी ज्यादा का होगा। अब तो ज्यादा हो गया ना, अब तो फीसें ज्यादा कर दी गई होंगी। और जिस बंदे का ऑपरेट होना है या जिस बंदे का कोई मेजर प्रॉब्लम है, आप मुझे बताएं क्या वो इंतजार करेगा कि लाइन में लग के जाए? फिर आप कहते हैं जी तनकीद करते हैं, यार तनकीद ना करें तो हम क्या करें? आप मुझे बता दें, पैनाडोल की गोली आपकी मार्केट के अंदर सही तरह नहीं मिल रही है, इतनी महंगी पैनाडोल की गोली मिल रही है जो आप मिल नहीं रही है, लेकिन वो भी मानने से इनकारी होते हैं। तर्जुमान कहते हैं कोई कमी नहीं है, उनके लिए वाकई कोई कमी नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने तो एक फोन करना है और पैनाडोल का पूरा एक डब्बा भेज दो, वो एक डब्बे दे पूरा कार्टन चुक के लाएंगे। भाई ये CT स्कैन मशीन नुकसान होने का उनको नुकसान ही नहीं है, उन्होंने जाना जाके किसी भी प्राइवेट लैब से करवा लेना है। लेकिन जो बंदा फैसलाबाद से यहाँ पे आया है और वार्ड के अंदर एडमिट है, उसका CT स्कैन होना है और उस बंदे के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो जाके 15-16 हज़ार रुपए का CT स्कैन कहाँ से करवाएगा? और इमरजेंसी का CT स्कैन अगर ये बट साहब खराब है तो आपको पता है एक्सीडेंटेड पेशेंट्स या ट्रॉमा पेशेंट्स जब आते हैं तो सबसे पहले डायग्नोज करने के लिए क्या कराया जाता है? CT स्कैन। और अगर आपका CT स्कैन 2 साल से नहीं चल रहा तो सोचिए कि कितने मरीज जो हैं वो सिर्फ इस वजह से इस दुनिया से चले गए होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे कि वो CT स्कैन कर सकें। सर, इस हुकूमत की प्रायोरिटी थी 3 चीज़ों की, लोगों को रोजगार देना, सेहत की बेहतरीन सहूलत देना और एजुकेशन। तीनों का बेड़ा अगर तुम छोटा लफज बोल दे पे, अगर ऐस तो बड़ा कोई लफज है तो मैनू दसो, मैं वो कढ़ के लियावा, वो समंदर की तह तो कढ़ के लियावा तो इन्होंने मुंह ते थोपा। कसम खुदा की, जितना आवाम को इन्होंने जलील कर दिया ना, हॉस्पिटल्स के अंदर आप चले जाएं,
एक बेड के ऊपर 4-4, 5-5 पेशेंट। हमने वो फुटेजेस भी देखी, आप वो कॉरिडोर देखिए। में लिटाकर, सीढ़ियों पर बिठाकर ड्रिप हाथ लगाई में जा पकड़े रही हुए हैं। हैं यार, आपने वो किलियां ठोक के जो है उसके अंदर आपने वो लोगों को जो लगाई हुई है, अपना ड्रिप्स अच्छा, ये लगाई हुई इतना है। दावा करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स हमने दे दिए, प्राइवेट जाकर लोग इलाज कराएं, क्यों नहीं करा रहे भाई, क्यों वो कार्ड्स नहीं चल रहे जिसका बड़ा दावा किया और चर्चा किया? पंजाब में अभी नहीं मिले, सीमल का ऐलान हो गया जी 1 जनवरी से हम देना शुरू करेंगे। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, मैंने पहले भी कई दफा बताई है, इन कार्ड्स के ऊपर जो है आपको मेजर जो हॉस्पिटल्स हैं वो इनके रोल पर नहीं है, इसकी लिस्ट में शामिल नहीं है। बल्कि मुझे ऐसे दोस्त मिले, उन्होंने कहा बट साहब सानू कार्ड तो इन्होंने देता जे है, तो वो जड़ा सरहद दे कोल, मुझे उस इलाके का नाम भूल गया, उत्थे जड़ा हॉस्पिटल है ना, कहंदा जी उत्थे ते ना दवाइयां जे ते ना कोई मशीन है, ये मन तुसीं दसो उत्थे मैं कार्ड ले जाके की करा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर चीज़ में शोबदाबाजी और हर चीज़ में शोबाजी की गई है, कार्ड का रंग तब्दील कर दिया। पंजाब में बहरहाल कार्ड देना शुरू किए थे इन्होंने, लेकिन परसेंटेज बहुत कम थी, फिर रोक दिए। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम दोबारा से इसको शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल तो हालात ये हैं कि मैं अस्पताल की CT स्कैन मशीन खराब है, कल हम डिस्कस कर रहे थे सर्विसेज की एक्सरे मशीन खराब है, तो हर अस्पताल का हाल यही है कि मरीज बेचारे प्राइवेट इलाज कराने पर मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया कज़ाफी भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। तरबियत की बात करते हैं, अक्सर कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि अब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में तालीम पर बहुत फोकस किया जाता है, लेकिन तरबियत बहुत पीछे रह गई। लेकिन बड़ी खुशी होती है कि हमारे मुल्क में ऐसे इदारे भी हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो फोकस किए हुए हैं बच्चों की ग्रूमिंग पर, पर्सनालिटी क्या निकालनी है, बच्चों की मेंटल ग्रोथ, मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है और कैसे उसे ग्रूम करना है, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। तो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जाना वैसे ही एक प्राउड मोमेंट होता है, वैसे ही एक फ़ख्र जो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहता है। और वो जब ये इनिशिएटिव ले कि न सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी के बल्कि बाकी पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ की सोसाइटीज़ को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहां स्टूडेंट्स अपने टैलेंट, अपनी ग्रूमिंग के लिए आए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए आए और पार्टिसिपेट करने के लिए आए। और ऐसा इदारा आप सब जानते हैं, लाहौर का फ़ख्र है जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, और उन्होंने एक समिट का इनेकाद किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान समिट फॉर स्टूडेंट्स देयर सोसाइटीज़। डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, बी इट डिबेटिंग, बी इट स्पोर्ट्स, इसमें हर तरह से हर टैलेंट को, हर पोटेंशियल को इन्वॉल्व किया जाएगा, लोगों की क्रिएटिविटी इन्हांस करने के लिए काम किया जाएगा। और सिर्फ स्टूडेंट्स फोकस्ड नहीं है, आप खुद भी जाकर पार्टिसिपेट नहीं, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को और उनके टैलेंट को। डिफरेंट सेमिनार्स होंगे, एक हफ्ते के लिए ये पूरा इवेंट फेस्टिविटी, मैं इसे कहूँगी एजुकेशनल फेस्टिविटी जो है वो चल रही होगी। VC गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, असगर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस इसलिए कि एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जो कल शुरू होगा। थैंक यू इसलिए कि आज भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सोचती है कि न सिर्फ अपने स्टूडेंट्स बल्कि पाकिस्तान भर के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। जी, ये बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम से बाहर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की मदद से हम अपने स्टूडेंट्स की तरबियत और इस्लाह करते रहें। और गवर्नमेंट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एक अरसे से हम स्टूडेंट्स क्लब्स एंड सोसाइटीज़ की मदद से इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं कि हम उनकी तरबियत अच्छे तरीके से करते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा मॉडल है कि जिसमें हम स्टूडेंट्स के साथ एंगेज होते हैं और इस तरीके से उनकी जो सलाहियतें हैं उनको ग्रूम करते हैं। तो हमारे ख्याल में ये इतना अच्छा मॉडल है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जिसको अब 100 साल होने को आए हैं, कि जो तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ एंड क्लब्स हैं उनको भी एहसास होना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज का ये मॉडल किस तरह रन होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये समिट करने का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक जगह इकट्ठा किया जाए, उनके टैलेंट को भी दिखाया जाए और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के जो बच्चों की सोसाइटीज़ हैं, ड्रामेटिक क्लब है, म्यूज़िक क्लब है, डिबेटिंग क्लब है और इसके अलावा और दूसरी सोसाइटीज़ हैं, उनको वो इस समिट में इस तरह के प्रोग्राम्स करें, इस तरह के परफॉर्मेंसेस करें कि हम एहसास दिला सकें
کہ اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ اپروچ کیا ہے ہائر ایجوکیشن میں اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا کیا مقام ہے. بالکل. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اس لیے بھی پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے پاکستان کی کہ وہ دیکھیں صرف اسٹوڈنٹس کو نہیں سکھا رہے بلکہ اب آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور کالجز کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. سر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا آپ نے ذکر کیا اور یہ بہت میٹر کرتی ہے. انٹرنیشنل ورلڈ میں آپ کے ٹوٹل مارکس شاید بعد میں کاؤنٹ ہوتے ہیں, آپ کے ایکسٹرا کریڈٹس جو ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں. ہم یہاں پر اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. آلدو گورنمنٹ کالج کو دیکھ کر اور بھی بہت سے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے اپنی سوسائٹیز بنا دی, کلبز بنا دیے, لیکن ہم اس ریس میں ابھی پیچھے ہیں کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو باقاعدہ جو ڈیو رسپیکٹ اور ٹائم ہے وہ دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات آپ نے کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سمٹ کا ایک اہم مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو اچھا ماڈل ہم نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اسٹیبلش کیا ہے ہم وہ دکھا سکیں کہ کس طریقے سے دوسری یونیورسٹیز بھی اس طرح کی کلبز اینڈ سوسائٹیز بنا سکتے ہیں. اس میں پورے ویک کے دوران جیسے آپ نے کہا یہ ایجوکیشنل فیسٹیوٹیز ہیں جس میں ہم مختلف ڈسکورسز پہ بات کریں گے, جس میں اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن کی بات ہوگی, جس میں مینٹل ہیلتھ کی بات ہوگی, جس میں اور مختلف ٹاپکس ہیں کہ جو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ مختلف قسم کے کمپٹیشنز ہوں گے جس میں نعت, قرأت, ایسے رائٹنگ, پینٹنگ اور اس طریقے سے اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز اور دوسرے اسٹوڈنٹس اپنے ٹیلنٹ کو ایگزیبٹ کریں گے. ایک اور بات ہوگی کہ ہم نے سپورٹس کے میدان میں بھی تمام لاہور کی یونیورسٹیز کے بچوں کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے سپورٹس کلبز کے ساتھ مل کر ٹیم پارٹیسپیشن کریں اور بہت سے مقابلے کریں. اور اس کا جو کل بہت بڑا ایونٹ ہے کہ ہم کل جو ہے گورنر ہاؤس لاہور سے ہم جو ہے ایک میراتھن شروع کریں گے جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی تک چلے گا اور اس میں سینکڑوں آدمی شریک ہوں گے. یہ بھی ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم زیادہ سے زیادہ شامل ہو, کہ جس میں وہ لائٹ ایکسرسائز, ہارڈ ایکسرسائز جس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو کرتے دیکھیں خود بھی اس میں شامل ہوں. وی سی صاحب, دس از آلسو این ایجوکیشن کیمپین کہ آپ نے فٹنس اور ہیلتھ کا کیسے خیال رکھنا ہے, اور آپ کے ان ایونٹس کا آغاز ہی میراتھن سے ہو رہا ہے جو گورنر ہاؤس سے ہوگا. اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے, لیکن ناظرین آپ کو بتائے کہ City 42 از آلویز اپ فار پیپل, کہ عوام کی فلاح کے لیے کیا بات ہے, عوام کی بہبود کے لیے کیا کام کیا جا سکتا ہے. اور اتنا انٹرسٹنگ ایونٹ ہو رہا ہو لاہور میں جہاں پر تمام لاہوری انوالو ہوں, بلکہ پاکستان بھر سے لوگ یہاں پر آ کر پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں, اور City 42 میڈیا کولیبوریشن نہ کرے, یہ ہو نہیں سکتا. تو اس پورے ایونٹ کا جو میڈیا پارٹنر ہے وہ City 42 ہے, اور ہم آپ کو مسلسل تھرو آؤٹ دی ایونٹ ہر چیز کی لائیو کوریج بھی دیں گے کہ جو لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے یا جو لوگ دیکھنے نہیں آئے ہیں وہ گھر بیٹھ کر اپنی ٹی وی اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں. وی سی صاحب, لوگوں کی پارٹیسپیشن پہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیسے لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو, اور اگر دیکھنے آنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ دیکھیے جی, اس سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ ہم یہ ایونٹ جو ہے وہ یونیسکو سٹیز نیٹ ورک کے تعاون سے جو سٹی آف لاہور سٹی آف لٹریچر بنا تھا ان کے تعاون سے کر رہے ہیں, جس میں کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان, اور ان کی مدد سے ہی ہم یہ میراتھن رن کر رہے ہیں, اور پورے ویک کا سمٹ میں بھی ان کی برابر کی پارٹنرشپ ہے. اس کے علاوہ ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کے ساتھ بھی جو ہے پارٹنرشپ کر رہے ہیں, سپیریئر یونیورسٹی کے ساتھ, اور شعور فاؤنڈیشن اور برگت فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی ہم یہ پارٹنرشپ کر رہے ہیں. اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اپنے اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیٹیوز جو ہے وہ ان مقابلوں کے لیے گورنمنٹ کالج میں بھیجیں. جو لاہور سے باہر سے ٹیمیں آ رہی ہوں گی ان کو ہم ٹھہرائیں گے بھی, اور ان کا کھانا سارے دن کا اکوموڈیٹ کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے. اور جو لاہور کے اندر ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنی ٹیمز نہ صرف بھیجیں اس میں سمٹ میں داخل ہونے کے لیے, بلکہ کمپٹیشن میں شامل ہوں. اگر کوئی سپورٹس کا کمپٹیشن ہے, ہاکی کمپٹیشن ہے, باسکٹ بال, اسکواش اور ٹینس کمپٹیشن ہے تو اس میں شامل ہوں. تو یہ بہترین طریقہ ہے. اور اگر ایسے راوینز یا اولڈ راوینز خود شرکت نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ دیکھنا چاہتے ہیں, they are also most welcome to come to Government College University for the whole week starting from tomorrow, جس میں میراتھن ہے, جس میں ایک مارچ پاسٹ ہے تمام سوسائٹیز کا, اور پھر منڈے سے ہم ڈسکورسز شروع کریں گے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز شروع کریں گے, اسپورٹس کمپٹیشن شروع کریں گے.
तो दे आर ऑल मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सही। वीसी साहब, यहीं से बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एक सेगमेंट इसमें समिट्स का भी रखा गया है। इट्स काइंड ऑफ अ वर्कशॉप जिसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग पैनल है जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेगा और स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ मौजूद होंगे एंड डेफिनेटली डिफरेंट साइड ऑफ ओपिनियन सुनने के बाद या ऐसे स्ट्रॉन्ग पैनल के तमाम तजुर्बात, उनका एक्सपोजर या उनकी ओपिनियन सुनने के बाद आप अपने बहुत से बयानी, अपने बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो तब्दील भी करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ग्रूमिंग। इस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। फर्स्ट ऑल पाकिस्तान समिट ऑफ द स्टूडेंट्स सोसाइटी डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसको होस्ट कर रहा है GCU, इनेकाद किया है GCU ने डिफरेंट कोलैबोरेशंस के साथ, और सिटी 42 ऑफ कोर्स मीडिया पार्टनर है इसका। सर, वीसी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और उनसे हम बात कर रहे थे, बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अज़ीज़ साहब, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे कि सिटी ऑफ लिटरेचर, अदीबों का शहर कहा जाता है लाहौर को, और उनमें से एक बड़ी लॉट जो है उनका ताल्लुक GCU से। सो इस एक्टिविटी को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं ना कहीं ये भी सेलिब्रेट किया जा रहा है कि ये सिटी ऑफ लिटरेचर है। देखिए जी, ये जो यूनेस्को का सिटी ऑफ क्रिएटिव नेटवर्क से लाहौर को ये एजाज़ मिला था कि लाहौर को सिटी ऑफ लिटरेचर 4 साल के लिए करार दिया गया जी। ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सी एक्टिविटीज़ सिटी ऑफ लिटरेचर की नहीं हो सकी, लेकिन अब ये जो इवेंट है ये लाहौर सिटी ऑफ लिटरेचर के ताउन से किया जा रहा है और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को ये बड़ा एजाज़ है कि एक बड़ा इवेंट लाहौर को सेलिब्रेट करने में हो रहा है, क्योंकि लाहौर में सबसे बड़े हमारे उलमनस डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जो कि ना सिर्फ शायर हैं बल्कि मुफक्किर हैं जी। और उसके अलावा वहाँ से फैज़ अहमद फैज़ पढ़े हैं, सूफ़ी तबस्सुम पढ़े हैं, पतरस बुखारी हमारे ही यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं और प्रिंसिपल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ है कि लाहौर सिटी ऑफ लिटरेचर के तहरीक को हम लोग इस इवेंट के ज़रिए आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे वीक के दौरान हमने डिफरेंट इवेंट्स पर जो है जो स्टूडेंट्स को और एक्सपर्ट्स को बुलाकर डिस्कशंस करनी हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, हम फ़िक्र इकबाल और नस्ल नौ के टॉपिक पे बात करेंगे, हम साइको सोशल टॉक्सिटी की बात करेंगे और किस तरह ड्रग एडिक्शन जो है वो इस सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी बुराई बन चुका है। इसके अलावा हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि स्टूडेंट सोसाइटीज़ एंड क्लब्स किस तरीके से बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स की। तो ये मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हम जो है डिस्कशन करेंगे और मुझे बड़ी खुशी है कि मीडिया खुसूसन सिटी 42 एक बड़ा अहम रोल प्ले करेगा कि ना सिर्फ हमारे ऑडिटोरियम्स में, हॉल्स में बहुत से बच्चे हमारे स्टूडेंट्स और दूसरी यूनिवर्सिटी से आने वाले स्टूडेंट्स हमारे पास बैठे होंगे, ये बातें सुन रहे होंगे, बल्कि सिटी 42 के तवस्सुत से आप घर बैठे हुए भी उनकी लाइव स्ट्रीमिंग अगले पूरे हफ्ते के दौरान सुन सकते हैं। कल आप ज़रूर पहले मैराथन जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग सिटी 42 कर रहा है, इसके अलावा मुख्तलिफ सेशंस, ये वो सेशंस हैं जिसमें हमारे पास नईम बुखारी साहब एक सेशन में बोल रहे हैं जो कि हमारा डिक्लेमेशन डिबेटिंग कॉन्टेस्ट है। इसके अलावा हमारे पास शीरी मज़ारी ह्यूमन राइट्स पर बोल रही हैं। इसके अलावा फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफकत महमूद साहब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएँ, और कल जो हमारा मैराथन का फिनिश होगा उससे कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब जो है उसको रिसीव करेंगे विनर्स को, और जो मार्च पास्ट होगा तमाम यूनिवर्सिटी सोसाइटीज़ का, उसको हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार बुज़दार साहब जो हैं वो उसको उसके चीफ गेस्ट होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आप पैनलिस्ट का जैसे जिक्र कर रहे थे ना, तो आपने हर ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया है। वो पॉलिटिक्स है, वो किसी के पास ओहदा है, वो कोई टेक्नोक्रेट है या एजुकेशनिस्ट है, हर तरह से उनको बुलाया गया है ताकि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को मिल सकें ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। और ये वही टॉपिक है वीसी साहब जिस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। हम अक्सर कहते हैं कि ये टॉपिक्स स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए, वो टॉलरेंस के हवाले से हो, वो साइको प्रेशर्स के हवाले से हो, फ्रस्ट्रेशन के हवाले से हो, ये बड़ा ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और आम तौर पे क्लासरूम्स में हमारी तवज्जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स की तरफ चली जाती है। हम तालीम तो बहुत अच्छी देते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी की दौड़ में लगे हुए हैं कि हमारा मुल्क जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके, लेकिन शायद हमारी नज़र उठ गई है
तरबियत और इस्लाह के मैटर से। बिल्कुल। और हमने बच्चों को क्लास रूम से निकाल कर इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल करके उनको ग्रूम करना है कि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ ग्रूम हों और वो कल को एक अच्छे इंसान, अच्छे शहरी बन सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, उनमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स हों, और वो इस तरह एक यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी सोसाइटीज़ और क्लब्स में शामिल होकर बच्चे कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से आई हुई सोसाइटीज़ को जब हम इकट्ठा करेंगे इस समिट में, और ये समिट पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है, इससे पहले कभी स्टूडेंट सोसाइटी का समिट जो है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, तो गवर्नमेंट कॉलेज को ये बड़ा एजाज़ है और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट शामिल हों। हर पैनल में हमने बहुत से एक्सपर्ट बुलाए हैं, जैसे कि हम जब चैलेंजेस ऑफ यूथ फॉर हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हमने एजुकेशनिस्ट सैयद बाबर अली को बुलाया है। इसके अलावा हमने एजुकेशन मिनिस्टर, प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाया है। इसके अलावा हमने किसी कालिम नकाद को बुलाया है कि वो इस पे बात करें। स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स को पैनल्स में इन बड़े लोगों के साथ बिठाया है ताकि उनको भी अपने पर्सपेक्टिव देने का मौका मिले और उनको ये मैनर्स समझ आएँ कि किस तरह बड़े लोगों के दरमियान बैठकर वो अपना पर्सपेक्टिव जो है वो दे सकते हैं। बिल्कुल, और ये एक्सपोजर जो है ये आपको कहीं और नहीं मिलता, किसी क्लासरूम में नहीं मिलता, ये तभी मिलता है जब व्हेन यू आर ओपन टू द ओपिनियन एंड व्हेन यू प्रेजेंट योर ओन ओपिनियन। वीसी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, और कोविड के बाद वैसे ही बहुत फेस्टिविटीज़ कम हो गई थी, अब दोबारा से शुरू हो रही हैं, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली इसका एजाज़ GCU को और आपको भी जाता है क्योंकि विजन बहुत मैटर है इस सारी चीज़ के ऊपर। गुड लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग एंड आई होप यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड फन इन दिस लिटरेचर एक्टिविटी जो GCU होस्ट कर रहा है विद पार्टनरशिप, मीडिया पार्टनरशिप ऑफ सिटी 42। और डॉक्टर साहब, जाते जाते एक मैसेज वीसी साहब जो आप देना चाहें। देखिए जी, पहले तो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है तमाम यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ कि वो अपनी स्टूडेंट सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स, एडवाइज़र स्टूडेंट्स अफेयर्स को गवर्नमेंट कॉलेज में भेजें और भरपूर तरीके से शिरकत करें समिट को। इसमें हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे बढ़कर अपनी पर्सपेक्टिव को बताएं, वो शामिल हों, और हम एट द एंड ऑफ द समिट एक बड़ा रेजोल्यूशन पास करें कि जिसमें हम बता सकें कि किस तरह स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच वीसी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। गुड लक फॉर दिस इवेंट एंड आई रियली होप कि ये इट्स नॉट जस्ट फॉर 1 ईयर, ये कंटिन्यू रहेगा, ये भी एक ट्रेडिशन बन जाएगी, वन ऑफ द ट्रेडिशंस GCU जो सैकड़ों 100 साल से ज़्यादा से लेकर चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और हम चलते हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब से थोड़ी देर पहले आपको याद होगा हमने कमिश्नर लाहौर को आपको लाइव दिखाया था जो मीडिया से बात कर रहे थे, और उन्होंने बाकायदा एक कैंपेन का आगाज़ कर दिया जो यूनिसेफ और WHO के इश्तराक से पंजाब गवर्नमेंट करने जा रही है। खसरा और रुबेला ऐसी बीमारियां हैं जिससे बचा जा सकता है, और वो मुमकिन है सिर्फ अगर आपके बच्चों ने वैक्सीन लगवाई है। ये वैक्सीन कैंपेन जो है वो पंजाब भर में शुरू हो रही जी। 34,000 यूनिट्स हैं, पूरी टीम्स हैं पूरे पंजाब में जो आपके मुख्तलिफ टाउन्स में, गली मोहल्लों में कैंप्स लगाएंगे, और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अपने बच्चों को लेकर जाएं, उस वो वैक्सीनेशन लगवाएं और उस वैक्सीनेशन कैंपेन का हिस्सा बने ताकि हम अपने बच्चों को बीमारियों से बचा सकें और उनके लिए एक हेल्दी फ्यूचर जो है वो मेक श्योर कर सकें। ये दोनों बीमारियां हैं क्या, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, वैक्सीन कैसे लगवाई जा सकती है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज इस सेगमेंट में हम आपको देंगे। डॉक्टर मुख्तार अहमद ऐवान हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं जी EPI पंजाब की, और पंजाब भर में इस कैंपेन को लीड भी कर रहे हैं, हेड भी कर रहे हैं, तो उनसे हम बात कराते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच जी। ये कैंपेन्स जो हैं, वैक्सीन कैंपेन्स जो हैं, किसी नेमत से कम नहीं होती जी, क्योंकि प्राइवेटली लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और गवर्नमेंट इतने सालों से ये नेमत आवाम के लिए लेकर चल रही है। एंड आई एम सो ग्लैड कि ये कैंपेन्स हमेशा चलती रहती हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि गवर्नमेंट किसकी है या किसकी नहीं है। अभी बड़ी ज़बरदस्त ये कैंपेन शुरू होने जा रही है खसरा और रुबेला के लिए, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सिटी 42 का कि उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया और इस अहम मौजू पे बात करने की दावत दी। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये न सिर्फ खसरा और रुबेला बल्कि जो हमारा
तोसई प्रोग्राम बराए हिफाजती टीका जात, जिसको हम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन कहते हैं जी। ये 1978 से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और शुरू में हमने इसमें सिर्फ 6 बीमारियों के ख़िलाफ़ हिफाजती टीका जात लगाए जाते थे, लेकिन वक्त के साथ इसमें ऐड होती रही वैक्सीन, और इस वक्त हम जो है 11 मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो टीके लगा रहे हैं रूटीन में जो बच्चों को लगते हैं। और अब ये रुबेला ऐड होने से ये 12 बीमारियाँ हो जाएंगी जिनके ख़िलाफ़ ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो अपने तमाम छोटे जो बच्चे हैं, नौज़ायदा बच्चे हैं, उनको ये तहफ़्फ़ुज़ उम्र भर के लिए देगा। और ये ऐसी बीमारियां हैं जो प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं, यानी कि जिनको आसानी के साथ वैक्सीन की 1 या 2 डोजेस से उम्र भर के लिए उसकी बीमारी की जो तकलीफ़ है उससे या माजूरी से, या इवन अगर ये बीमारियां शिद्दत अख्तियार कर जाएँ तो बहुत सारे बच्चों की अमवात हो जाती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस प्रोग्राम के आने के बाद बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी जानें बचती हैं, और मैं समझता हूँ कि ये वैक्सीन जो है ये किसी नेमत से कम नहीं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। और फिर ऑथेंटिक ज़राए से अगर आपको डॉक्टर्स का तबका, गवर्नमेंट जो है वो इसमें ऑन बोर्ड आकर जब ये पूरी कैंपेन्स चलाती हैं तो लोगों का ट्रस्ट भी रहता है कि ये सेफ़ वैक्सीन्स हैं। अब अगर हम बात करें वैक्सीन्स की तो लोगों के लिए थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे, क्योंकि ये इंजेक्शन है जो बच्चों को लगेगा और कौन कौन सी एज के बच्चों को लगेगा, थोड़ा सा उसका क्राइटेरिया भी बताइएगा। जी, ये जो कैंपेन है ये बताता चलूँ कि ये इस वक्त तक दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन कैंपेन है। दुनिया में किसी एक कैंपेन के दौरान इतने ज़्यादा बच्चों को टारगेट नहीं किया गया। सिर्फ पंजाब में जो हमारा टारगेट है ये 46.6 मिलियन, तकरीबन 5 करोड़ बच्चों को हमने इन 12 दिनों में हिफाजती टीके लगाने हैं, जिनकी उम्र जो है वो 9 माह से लेकर 15 साल के दरमियान होगी। 15 साल से कम और बच्चों को लगेगी। और इसके साथ मीज़ल रुबेला के साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इसमें पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो जो 1 दिन का नौज़ायदा बच्चा है उससे लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाए जाएंगे। दैट वाज अ स्मार्ट मूव कि आपने एक कैंपेन के दौरान दूसरी को भी अकोमोडेट करके। क्योंकि आपको पता है पोलियो अब सिर्फ अभी दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पे कभी कभार केस निकल आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस साल अभी पंजाब में पोलियो का कोई भी केस नहीं है और हमारे जो एनवायरमेंटल सैंपल हैं वो भी नेगेटिव आ रहे हैं। और ये कैंपेन जो है ये हमारे पार्टनर यूनिसेफ और WHO इसको मेन सपोर्ट कर रहे हैं, और हुकूमत पंजाब स्पेशली हमारी हेल्थ मिनिस्टर और हमारे सेक्रेटरी जो हैं ये बड़े इनकी कमिटमेंट है और इनकी बहुत ज़्यादा काविश है इस कैंपेन को शुरू करने के लिए। और इस कैंपेन में हमारा टारगेट जो है, जैसे मैंने बताया, 5 करोड़ बच्चों को इन 12 दिनों 15 नवंबर से 27 नवंबर तक, तो ये 12 वर्किंग डे की कैंपेन होगी। और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टीमें जो हैं ये काम करेंगी। हमारे तमाम जो फिक्स सेंटर्स हैं, जैसे कि तमाम हॉस्पिटल्स हैं, बड़े छोटे डिस्पेंसरीज, वहाँ रूटीन EPI के अलावा ये कैंपेन की डोज भी दी जाएगी MR की। और उसके अलावा तकरीबन हमारे पास 30,000 के करीब मोबाइल टीमें होंगी जो मुख्तलिफ एरियाज़ में अपने फिक्स स्टेशन लगा के, किट स्टेशन लगा के वहाँ 9 से 4 बजे तक बच्चों को वैक्सीन लगाएंगे। और जो उनके साथ सोशल मोबिलाइजर्स होंगे वो घरों से बच्चों को मोबिलाइज़ करके उन टीमों तक लेके आएंगे। मसाजिद में ऐलान होंगे, रिक्शा में मोबाइल माइकिंग होगी ताकि लोगों को इसके अवेयरनेस हो। और ये प्रोग्राम भी इसी तनासब से किया गया है कि लोगों को पता लगे जी एक बड़ी कैंपेन शुरू होने जा रही है जिसमें पार्टिसिपेट करके आप अपने बच्चे की हेल्थ को मेक श्योर कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, खसरा और रुबेला तो खैर ऐसा लगता है कि बड़ी कोई नई बीमारी आई है, क्योंकि खसरा तो सालों से चला आ रहा है। इनको डिफरेंस कैसे किया जा सकता है? और चूंकि इन कैंपेन्स का मकसद सिर्फ वैक्सीन लगाना नहीं है बल्कि लोगों को अवेयरनेस भी देना है बीमारी के बारे में, तो थोड़ा सा बताइएगा कि सबसे पहले हम खसरा से शुरू कर लेते हैं कि खसरा है क्या और साइन एंड सिम्पटम्स क्या है। खसरा से लोग इसलिए ज़्यादा वाकिफ़ हैं, रोशनास हैं, क्योंकि ये तकरीबन हर एक को बचपन में हो चुकी होगी। मुझे भी और उसका ये है कि वो हमारी दादी नानियाँ भी इससे फेमिलियर थी, और ये भी था कि एक दफ़ा जिसको खसरा हो जाए सारी ज़िंदगी उसको दोबारा नहीं होता। तो खसरा और रुबेला दोनों बेसिकली वायरल बीमारियां हैं, वायरस के ज़रिए मिलता जुलता वायरस है, तकरीबन अलामात भी मिलती जुलती हैं। इसमें खसरे में ज़रा बुखार की शिद्दत ज़्यादा होती है, रुबेला में बुखार की शिद्दत ज़रा कम होती है, लेकिन आँखों में पानी, आँखों में सुर्खी आना, नाक बहना, गला ख़राब होना, और जो मेन इनकी अलामत होती है कि जिस्म पे छोटे छोटे गुलाबी या सुर्ख रंग के दाने निकलना। तो ये इलामात मिलती जुलती हैं, लेकिन खसरा की शिद्दत ज़रा ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। उसमें बच्चे को अगर ये इलाज ना किया जाए या उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त ना हो या वैक्सीनेटेड ना हो तो फिर उसको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और 90% लोग अगर अनवैक्सीनेटेड हों तो उनको ये बीमारी लगने का जो है वो इम्कानात होता है।
اور جن کو بیماری ہوتی ہے اس میں سے 30% بچے ایسے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے اگر وہ ویکسینیٹڈ نہ ہو۔ اگر بچہ ویکسینیٹڈ ہے تو اس کو اول تو یہ بیماری ہوگی نہیں، اگر خدا نخواستہ ہو تو بہت ہی معمولی نوعیت ہی ہوتی ہے جو جس سے اس کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہو پاتی۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ کووڈ کی ویکسین بڑی ضروری ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کووڈ ہو جائے تو پھر سویئر سمٹمز نہیں آتے اور آپ کی اپنی باڈی ہی اس کو فائٹ کر کے کنٹرول کر لیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے بھی ذکر کیا پریونشن کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں گی، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے خسرہ یا روبیلا ہو سکتا ہے اور ان کو ہم اوائڈ کر کے بھی بچ سکتے ہیں؟ جی خسرہ اور روبیلا ویسے تو جو کہ وائرس ہے اور اس کا عام جو سیزنل بخار بھی ہم کہتے ہیں، بہار کے موسم میں یا جب بھی موسم چینج ہوتا ہے وائرل ڈیزیزز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ بچے جو کمزور ہوں، جن کا وزن کم ہو، قوت مدافعت پہلے ہی کم ہو اور ان کی ویکسینیشن نہ ہوئی ہوئی ہو، ان میں یہ بیماریاں کو خطرہ زیادہ ہے، بیماری ہونے کا بھی اور بیماری کی شدت ہونے کا بھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچہ ویسے بھی ہیلدی ہو، اس کی صحت کا ماں کا دودھ اور اس کے لیے باقی جو غذا ہے وہ ہو، ماحول ظاہر ہے صاف ستھرا ہو، تو ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی علامات ہوں تو اس کو اپنے قریبی جو ڈاکٹر ہے یا قریبی مرکز صحت ہے وہاں جا کے اس کو چیک اپ کرایا جائے، اس کا ٹیسٹ کرایا جائے کہ اس کو خدا نخواستہ خسرہ تو نہیں ہے، پھر اس کا پراپر علاج شروع ہو۔ اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سے دوسرے بچے میں یہ پھیلتا ہے، کیسے پھیلتا ہے؟ بالکل، یہ بڑے اچھا آپ نے سوال کیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ متعدی مرض ہے، خاص طور پہ خسرہ، اور یہ ہجوم میں تو بہت زیادہ پھیلتا ہے، خاص طور پہ جہاں پہ اکٹھے لوگ ٹچ کرنے سے بھی وہ پھیل جاتا ہے؟ نہیں، یہ زیادہ سانس کے ذریعے سے پھیلتا ہے کیونکہ اس کا جراثیم جو ہے کھانسی، جی ایئر بورن ڈراپلیٹ انفیکشن ہم کہتے ہیں، جو آپ بولنے سے، کھانسنے سے یا چھینکنے سے، تو یہ ڈراپلیٹس جو ہیں یہ اگر آپ کے جو قریب ہے، جیسے بچے اسکول میں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ایک بچے کو یہ بیماری ہے تو باقیوں کو لگ جاتی ہے۔ اور اس کا یہ بھی ہے کہ ابھی بیماری کی کئی دفعہ علامات ظاہر ہونے سے پہلے ہی وہ بیماری پھیلا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے بہت خطرناک ہے کہ گھر میں جس کو ہو جائے اس کے تمام بہن بھائیوں کو یا ارد گرد کے لوگوں کو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں یا ان میں امیونٹی نہیں ہے، قوت مدافعت نہیں ہے۔ بالکل صحیح، اور اس کے لیے سب سے سین جو چوائس ہے وہ ویکسین لگوانا ہے، جو گورنمنٹ کیمپین لے کر آ رہی ہے اور 27 نومبر تک 15 نومبر سے شروع ہو کر یہ چل رہی ہے۔ تمام ویک ڈیز میں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو میک شور کرنا ہے کہ یہ انجیکشن لگے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں کیا 2 انجیکشن شامل ہوں گی کیونکہ خسرہ کے ساتھ ساتھ اب روبیلا ویکسین جو ہے وہ بھی کور کیا جا رہا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میزلز کی جو ویکسین ہے خسرہ کی، یہ تو ہمارے روٹین کے پروگرام میں پہلے سے شامل تھی، ویکسینیشن کارڈ جی، اس کے 2 ٹیکے لگتے تھے۔ شروع میں اس کا 1 انجیکشن لگتا تھا 9 ماہ کی عمر میں، لیکن پھر دیکھا گیا کہ اس سے کچھ بچوں میں قوت مدافعت ڈیولپ نہیں ہوتی اور ان کو دوبارہ خسرہ ہونے کا امکانات تھا، تو پھر گورنمنٹ نے سوچا اور اس کو ایک ہم نے بوسٹر ڈوز جو ہے وہ 1.25 سال کی عمر میں ہم لگاتے ہیں۔ اب روبیلا کی ویکسین جو ہے اس کمپین کے بعد دسمبر آنورڈ یہ بھی ہمارے جو ایک روٹین کا پروگرام اس میں شامل ہو جائے گی، سنگل انجیکشن ہوگا اور اس میں دونوں اینٹیجن جو ہیں دونوں بیماریوں اور جن کو آلریڈی ویکسینیشن لگ چکی ہے بچوں کو 9 ماہ کی عمر میں اور 1.5 سال کی عمر میں، کیا وہ دوبارہ لگائیں اس کیمپین میں؟ بہت ضروری ہے کہ ان کو دوبارہ لگایا جائے۔ ہماری کمپین کی اسٹریٹجی بھی یہ ہے کہ اگر اس کو 1 دن یا 2 دن پہلے بھی یہ انجیکشن لگا ہے میزلز کا تو اس کو MR کا ٹیکہ ضرور لگے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ میزلز کی بھی اس کو بوسٹر ڈوز مل جائے گی اور روبیلا چونکہ پہلے لگا بھی نہیں ہے تو MR لگوانا پھر سسٹم میں انٹر ہو جائے گا۔ ویل گڈ لک ڈاکٹر صاحب، ون آف اٹس کائنڈ، بڑی میگا کیمپین ہے یہ، اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ اپنا ٹارگیٹ پورا کریں اور اس سے یہ ہوگا کہ 5 کروڑ بچے جو ہیں ہو جائیں گے اور پھر ہم ان بیماریوں سے نہ صرف لڑ سکیں گے بلکہ ان کو بھگا سکیں گے۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ کے لیے، اور آپ سے میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔